Hello entrepreneurs, welcome to our channel. So we have started our new series of class 11 BST और इस सीरीज में हम BST के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे BST के 8th चैप्टर दैट इज स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज। तो व्हाट आर स्मॉल बिजनेस, एंटरप्राइज क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और एंटरप्रेन्योर जो मैं आपको बुलाती हूँ वो क्या होता है, इसे हम एक्चुअल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? इट इज द एक्ट ऑफ इनोवेशन। एक्ट ऑफ इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि एक एंटरप्रेन्योर नॉर्मली एक बिजनेसमैन की तरह होता है, या एंटरप्रेन्योरशिप नॉर्मली एक बिजनेस की तरह होती है जहां पे हम परचेज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं। ये हम पहले भी बिजनेस की डेफिनेशन कर चुके हैं कि परचेज होता है या प्रोड्यूस होता है, या तो खुद आप वो सामान बनाते हो या फिर कहीं से खरीद के लाते हो और उस बनाए या खरीदे हुए सामान को या तो आप बेचते हो या किसी और कमोडिटी के बदले आप उससे एक्सचेंज करते हो। अगर आप ये कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? बिजनेस। नाउ इसी में अगर मैं एक वर्ड ऐड कर दूं, इनोवेटिवली, फॉर द प्रॉफिट अर्निंग, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्ट ऑफ इनोवेशन, जहां हम सामान परचेज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इनोवेटिवली, कुछ नए तरीके से, फॉर द प्रॉफिट अर्निंग। उसे क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है और वो पर्सन जो इस प्रोसेस को परफॉर्म करता है उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल, इज अ पर्सन हु परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है और ये हमारी प्रोसेस है। नाउ एंटरप्राइज क्या होती है? एंटरप्राइज इस प्लेस को कहते हैं, बहुत ही लोकल या आम भाषा में बोलिए तो दुकान। तो एक प्लेस है जहां पे आप इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हो, विच इज एंटरप्राइज। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इनोवेशन where we produce, procure, sell or exchange things innovatively. Now, entrepreneur is a person who performs the process of entrepreneurship and enterprise is a place where this process is performed. Now, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करती है। वैसे तो सारी कंट्रीज के लिए जरूरी है, पर डेवलपिंग कंट्रीज में मेनली हमारी उन कंट्रीज से मतलब है जो कि कभी ना कभी किसी न किसी कंट्री की कॉलोनी रही है। तो ऐसी सारी कंट्रीज जो पहले किसी टाइम पे गुलाम रही है किसी दूसरी कंट्री की, स्पेशली उन कंट्रीज के लिए एंटरप्रेन्योरशिप कैसे काम करने वाला है। तो एंटरप्रेन्योरशिप उनके लिए 3 तरह से हेल्प करता है। सबसे पहले वो सिखाता है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि वो सामान जो अब तक आप किसी और कंट्री से परचेज कर रहे थे उसे खुद ही अपनी कंट्री में बनाना स्टार्ट कर दो, ताकि वो आपको इम्पोर्ट करना ना पड़े। जैसे अगर दिवाली की लाइट्स अगर आप चाइना से इम्पोर्ट करते हो और उससे फिर आप लगाते हो, तो ये सामान आप खुद से अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करो ताकि अगली बार ये सामान आपको मंगवाना ना पड़े। इसे कहते हैं इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स इन अवर ओन कंट्री। फिर आता है सेल्फ सफिशिएंसी। उसे सिर्फ बनाना स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि उसे इतना बनाना है कि पूरी कंट्री की जितनी भी नीड्स है वो फुलफिल हो जाए। तो उसको इतनी लार्ज क्वांटिटीज में बनाओ कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ, फिर आपको कुछ भी बाहर से मंगवाने की जरूरत ही ना पड़े। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है एक्सपोर्ट। एक बार आपकी नीड्स पूरी हो जाए उसके बाद जो एक्स्ट्रा भी आप बना रहे हो वो भी आप किसी और कंट्री को बेचो। तो फॉर एग्जाम्पल अभी तक हम मान लेते हैं कि फूड ग्रेन्स आप किसी और कंट्री से मंगवा रहे थे। तो पहला स्टेप क्या होता है कि अपनी कंट्री में खुद उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करो ताकि बाहर से मंगवाना ना पड़े। इतना बनाओ कि कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है उन सबकी नीड्स फुलफिल हो जाए, आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ। और फिर उससे भी ज्यादा बनाओ ताकि जो सरप्लस अमाउंट बचे उसे दूसरी कंट्री को बेचकर आप प्रॉफिट कमा पाओ। तो ये 3 चीजें हैं जो हमको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाती है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्यों पड़ती है, इसको आप याद करोगे विद द ट्रिक लाइफ्स प्रीशियस गिफ्ट, ईट प्ले एंड स्लीप। लाइफ्स प्रीशियस गिफ्ट, ईट प्ले एंड स्लीप। तो लाइफ से हमारा हो जाएगा लाइफलाइन ऑफ अ नेशन। नाउ लाइफलाइन ऑफ अ नेशन का मतलब होता है कि कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री बिना एंटरप्रेन्योरशिप के प्रॉस्पर या फिर ग्रो कर ही नहीं सकती। तो कोई भी कंट्री आपका प्रोस्पेरिटी आपको दिखेगी नहीं जब तक वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप उसके लिए यार्ड स्टिक का काम करते हैं। यार्ड स्टिक का मतलब होता है मेजरिंग स्केल। इसके बेसिस पर आप मेजर करते हो कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप्ड है। तो अगर किसी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा है तो उसकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है।
अगर किसी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल भी नहीं है तो हम मानते हैं कि इसकी डेवलपमेंट हुई नहीं है। तो किसी की भी कंट्री की डेवलपमेंट कितनी हुई है ये आप मेजर करते हो विद द एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये उसकी मेजरिंग स्केल की तरह काम करता है और किसी भी कंट्री के सक्सेस के लिए अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोई भी कंट्री का मतलब सारी वो कंट्रीज आएंगी जो आज डेवलप्ड हैं, तो किसकी वजह से है? एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से। एग्जाम्पल यूएसए, जापान, इवन चाइना भी आप चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपकी यार्ड स्टिक है जो कि आपकी ग्रोथ को मेजर करने में हेल्प करती है और इसके बिना कोई भी कंट्री अपनी प्रोस्पेरिटी देख नहीं सकती। फिर प्रीशियस से हो जाएगा प्रोवाइड इनोवेशन। प्रोवाइड इनोवेशन ना, कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर हो तो उसे काम को इनोवेटिवली या फिर डिफरेंटली करने में अच्छा लगता है। तो एंटरप्रेन्योर लाइक्स टू डू एवरी वर्क डिफरेंटली, उसे हर एक काम को थोड़ा सा अलग तरीके से करने में मजा आता है, इसीलिए वो अलग अलग टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को सीखता है और उसे अप्लाई करता है, जिससे इनोवेशन का स्कोप बढ़ जाता है। तो क्योंकि उसे हर एक काम डिफरेंटली करने में मजा आता है, इसलिए वो हर रोज कुछ ना कुछ नई टेक्निक्स को डिस्कवर करता है काम को करने की, जिससे इनोवेशन का स्कोप बढ़ जाता है। फिर हम आगे बढ़े तो फिर आता है गिफ्ट, और गिफ्ट से हो जाएगा जी से ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ना, किसी भी कंट्री की ग्रोथ कब होती है? जब आप एनवायरमेंट को स्कैन करते रहते हो लगातार, ताकि आपको पता चले कि एनवायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। और बाय एनवायरमेंट का मतलब हमारा मौसम नहीं है, एनवायरमेंट का मतलब होता है बिजनेस के आसपास की चीजें जो कि बिजनेस पर इम्पैक्ट डाल सकती है। उसमें जब भी कोई चेंजेस आएगा आपके बिजनेस में भी आपको चेंजेस इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो एंटरप्रेन्योर लगातार अपने बिजनेस को स्कैन करता है ताकि बिजनेस में होने वाले चेंजेस के बारे में उसे पहले से ही पता चल जाए और वो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस अडॉप्ट करे ताकि ग्रो एंड डेवलपमेंट उसकी ज्यादा हो। एग्जाम्पल एक देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में, अगर आप फैशन इंडस्ट्री में हैं और मार्केट में कोई नया ट्रेंड आया है या फिर कोई नया फैशन आया है, तो जैसे ही मार्केट में ये फैशन या ट्रेंड बदलेगा आपको अपने प्रोडक्शन में भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे पहले नॉर्मल चीज चलती थी, फिर अचानक से आ गया फटी हुई जीन्स, बेल बॉटम जीन्स। तो अब अगर जैसे ही मार्केट में ये ट्रेंड चेंज हुआ, आपको भी सिमिलर चेंजेस अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे ताकि आप उसके साथ कॉप अप कर पाओ और फिर आपके प्रॉफिट्स बढ़ पाए। तो ये ग्रोथ करने में आपके चेंजेस अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है, जिसे एंटरप्रेन्योर करता है विद द एनवायरमेंट स्कैनिंग। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नाउ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक एंटरप्रेन्योर कैसे देगा? क्योंकि एंटरप्रेन्योर कोई जॉब नहीं है, ये एक तरीके का बिजनेस है। इसकी वजह से एंटरप्रेन्योर इज नॉट अ जॉब सीकर बट अ जॉब गिवर। वो जॉब मांगता नहीं है बल्कि जॉब देता है। तो जब भी हमारी कंट्री में कोई भी एक एंटरप्रेन्योर बनता है, वो अपने लिए तो काम उसने ढूंढ ही लिया है, लेकिन साथ में अपने साथ साथ 10 लोगों को और वो काम देगा, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जॉब्स डेवलप होती हैं, क्रिएट होती हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आता है ईट, और ईट से सॉरी वो एम्प्लॉयमेंट हो गया। प्ले, पी से आपका आ जाएगा प्रॉफिट्स, इंक्रीज्ड प्रॉफिट। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप हर एक काम को बहुत इनोवेटिवली और एफिशिएंटली करता है, जिससे खर्चा कम से कम आता है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। और जब कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोडक्शन की प्रोसेस को काफी इनोवेटिवली और काफी एफिशिएंटली परफॉर्म करता है, जिससे वेस्टेज कम होता है, और वेस्टेज अगर कम होगा तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, और कॉस्ट अगर रिड्यूस हो रहा है तो प्रॉफिट विल इंक्रीज। फिर आता है हमारा एस, स्लीप से हो जाएगा सोशल बेनिफिट्स। ना, एंटरप्रेन्योरशिप को जो चीज बिजनेसमैन से अलग बनाती है वो ये है कि एक एंटरप्रेन्योर लगातार ये देखता है कि सोसाइटी को मुझसे क्या चाहिए। वो ऐसा नहीं बोलता कि मैंने जो बनाया है यही है, खरीदना है तो खरीदो वरना भाड़ में जाओ, ऐसा नहीं बोलेगा। वो वही चीजें बनाएगा जो आपको चाहिए। तो पहले आपकी नीड को एनालाइज करेगा कि आपको क्या चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें बनाएगा ताकि आपकी नीड्स बेटर तरीके से फुलफिल हो जाए। और जब ऐसा होता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, आप एक बेटर जिंदगी जी पाते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है? एक तो बैलेंस रीजनल ग्रोथ, हर एक रीजन में अपनी एग्जिस्टेंस को फैलाता है। इसके अलावा वो आपकी जो नीड्स है उसको फुलफिल करके आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। तो ट्रिक क्या थी? लाइफ प्रीशियस गिफ्ट, ईट, प्ले एंड स्लीप। लाइफ से क्या आ जाएगा? लाइफ प्लान ऑफ अ नेशन। किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है, प्रोस्पेरिटी है, वो तब तक नहीं आएगी जब तक एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आती है, क्योंकि ये एक यार्ड स्टिक है मेजर करने की डेवलपमेंट। फिर आता है प्रीशियस से प्रोवाइड इनोवेशन। नाउ एक एंटरप्रेन्योर को हर एक चीज डिफरेंटली करने में मजा आता है, जिसकी वजह से वो नई नई टेक्निक को सीखता है, इसे अडॉप्ट करता है, जिससे हमारा इनोवेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी से आता है ग्रोथ, और ग्रोथ तब होती है जब आप चेंजेस को फास्ट अडॉप्ट करते हैं। और चेंजेस को फास्ट अडॉप्ट करने के लिए आपको पता होना जरूरी है कि एनवायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर पता लगाता है विद एनवायरमेंट स्कैनिंग।
फिर आता है हमारा ई से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि एंटरप्रेन्योर इज नॉट अ जॉब सीकर बट अ जॉब गिवर, इसकी वजह से वो कई सारे लोगों को जॉब देता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। फिर पी से आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि एंटरप्रेन्योर इनोवेटिवली काम कर रहा है तो कॉस्ट कम लगती है, और कॉस्ट कम लगेगी तो आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे। ऐसे आता है सोशल बेनिफिट्स, तो आपकी नीड्स को फुलफिल करके आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, जिससे सोशल वेलफेयर भी होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है? तो फॉर एग्जांपल अगर आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो मुझे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे? स्टार्टिंग विद द सेल्फ डिस्कवरी। सबसे पहले आपको खुद की खोज करनी है। खुद की खोज से हमारा मतलब है कि अपना स्वॉट एनालिसिस करिए, और स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में पता लगाओ। मेनली ये दो चीजें, स्ट्रेंथ और वीकनेस। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीजों पे बहुत अच्छे हो और क्या क्या चीजें आपकी कमजोरी है, ताकि आप ये पता लगा पाओ कि आप क्या क्या चीजें सोसाइटी को दे सकते हो, कौन कौन सी नीड्स उनकी फुलफिल कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस। स्ट्रेंथ से मतलब क्या है कि आप किन किन चीजों में अच्छे हो, किस में आपका इंटरेस्ट है, क्या चीजें आप बहुत एफिशिएंटली कर पाते हो, और आपकी वीकनेस क्या है। फिर आता है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। सेकंड स्टेप होता है सोसाइटी के बारे में जानो कि उनकी क्या क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो मार्केट की नीड्स, वांट्स या प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके आपको ये पता चल पाता है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हो और उससे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे मार्केट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे अगर हम बात करें पतंजलि की, तो उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में केमिकल्स की या अननेसेसरी जो बहुत आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं, प्रोडक्ट्स है, वो बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। तो मार्केट की एक प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स। तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अपने नेचुरल एलिमेंट से, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो सेकंड स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। मार्केट की नीड्स और उनकी प्रॉब्लम को एनालाइज करो, ताकि आपको पता चले ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करके आप पैसा कमा सकते। तीसरा आता है जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज। अभी तक आपको दो चीजें पता चल चुकी हैं, सेल्फ डिस्कवरी, आप किन चीजों में अच्छे हो, और दूसरा सोसाइटी को आपसे क्या चाहिए। तो इसको मैच करते हुए आप कई सारे आइडियाज जनरेट करेंगे और इवेल्युएट करेंगे। तो आपने जनरेट किया और आपने इवेल्युएट किया। जैसे अभी मैंने अगर देखा कि मेरे अंदर एक्सप्लेनेशन अगर पावर मान लो अगर अच्छी है, तो अच्छे से स्पीक बात कर सकती हूँ, अच्छे से अपना जो थिंकिंग है, थॉट्स है, उसे कन्वे कर सकती हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। ना मैंने अपॉर्चुनिटी क्या देखी कि मार्केट में टीचर्स की कमी है, तो मैंने कहीं पे एनालाइज किया कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकती हूँ, मैं स्कूल ज्वाइन कर सकती हूँ, या फिर मैं यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकती हूँ। मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज थी, तो मैंने क्या किया? आइडियाज जनरेट किए और फिर उसे इवेल्युएट किया। तो आइडियाज जनरेट करने का मतलब है कि लिस्ट बनाओ कि आप इससे क्या क्या कर सकते हो, और फिर इवेल्युएट करने का मतलब है कि हर एक आइडिया का मेरिट और डीमेरिट निकालो। फिर जिसका डीमेरिट ज्यादा होगा उसे आप एलिमिनेट करते जाएंगे, तो आपके पास लास्ट में सबसे सुइटेबल आइडिया बचेगा। फिर आता है प्लानिंग। जो भी आइडिया आपके पास बचा, उसकी तरह उस आइडिया के लिए पूरी डीपली आपको रिसर्च करनी है रिगार्डिंग प्रोडक्ट, रिसर्च रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। तो जिस भी प्रोडक्ट को आपने लास्ट में सिलेक्ट किया है कि आप यही बनाना चाहते हैं, यही करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको डीपली रिसर्च करनी है। डीपली रिसर्च मतलब कितना पैसा लगेगा, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कितने लेबर्स लगेंगे, कौन सी मशीन लगेगी, सब कुछ आपको इसके बारे में पता करना है। फिर आता है रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। यहाँ सब कुछ आइडियाज निकालने के बाद अब आपको पैसों का जुगाड़ करना है। इसके लिए आप कहीं ना कहीं से कैपिटल रेज करोगे, तो या तो अपना खुद का फंड लगाओगे, बैंक से लोन लेकर आओगे, या फिर कई सारे ऐसे फंडिंग के सोर्सेस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, वहां से कहीं ना कहीं से आपको पैसा जुगाड़ करना है। फिर आता है स्टार्टअप। पैसा रेस करने के बाद अब आप उसे सेटअप करेंगे, उस यूनिट को जो आपने अभी तक अपने माइंड में सोचा है उसे एक फिजिकल एग्जिस्टेंस देंगे, प्रैक्टिकली आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर ग्रो करेंगे। तो मान लीजिए पहले अगर आपका कोई एक ब्रांच था, तो फिर दो ब्रांच आएंगे, फिर तीन ब्रांच आएंगे, फिर चार ब्रांचेस आएंगे। ऐसे आप और ज्यादा ब्रांचेस को डेवलप करेंगे, तो ग्रोथ करेंगे। फिर आता है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है जब आपको लगता है, एंटरप्रेन्योर को लगता है कि उसका बिजनेस एक हाइट तक पहुंच चुका है जिसके बाद अब उसे और ग्रो करना पॉसिबल नहीं है, अब वो बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच चुका है, तो वो उसको सेल कर देता है टू सम अदर बिजनेस, और उसके बाद फिर वो किसी और बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो यही डिफरेंस है आपके बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के बारे में। एंटरप्रेन्योर जब कोई हाइट अचीव कर लेता है तो वो उस पर टिकता नहीं है, उसे नहीं लगता कि अभी मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए और बैठ के सारी चीजें हम खाएंगे। तो वहां पे पहुंचने के बाद जब उसको लगता है कि और ग्रो नहीं कर पाएंगे, अभी पीक पर पहुंच चुका है,
तो उस बिजनेस को सेल करके किसी दूसरे बिजनेस को स्टार्टिंग से डेवलप करता है, किसी और चीज पे हाथ डालता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। पहला सेल्फ डिस्कवरी, फिर आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद फिर आता है जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज, फिर जो एक आइडिया बचेगा उसकी प्लानिंग करने के बाद फिर आपका आता है रेज अप स्टार्टअप कैपिटल, फिर स्टार्टअप कैपिटल के बाद आता है आपका स्टार्टअप के बाद फिर ग्रोथ, और उसके बाद फिर हार्वेस्ट। खुद को पहचानो, मार्केट को पहचानो, उसको मैच करके एक आइडियाज निकालो। आइडियाज निकालने के बाद सबको इवेल्युएट करने के बाद जो एक आइडिया आपको सबसे बेस्ट लगता है उसकी प्लानिंग करो, उसके लिए पैसा लाओ, उसे फिजिकल एग्जिस्टेंस दो, उसे बनाओ, फिर उसे ग्रो करो, और जब उसे ग्रो हो जाए तो उसे हार्वेस्ट। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है स्टार्टअप स्कीम। नाउ स्टार्टअप स्कीम हमारी, एक तो ये हमारा एक स्कीम है या फिर एक मिशन है जो कि नरेंद्र मोदी जी ने लाए थे। और कब लाए थे वो? 15 अगस्त 2015 को, क्योंकि इसकी डेट काफी अच्छी है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे और 2015, तो ये डेट काफी अच्छी है। तो ये आपसे अक्सर पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। 15 अगस्त 2015 को स्टार्टअप इंडिया स्कीम अनाउंस हुई थी। किसने अनाउंस किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इसमें क्राइटेरिया क्या डिसाइड किया था, कौन कौन है जो स्टार्टअप्स होंगे? तो स्टार्टअप के लिए आपके लिए जरूरी है कि आपके बिजनेस को बने हुए 5 साल से कम टाइम होना चाहिए। तो अगर कोई बिजनेस है जो स्टार्ट हुआ है और उसे बिजनेस नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप अगर स्टार्ट हुई है और उसे बने हुए 6-7 साल हो गए हैं, तो वो स्टार्टअप नहीं मानी जाएगी। तो कोई भी ऐसा नया एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर जो अभी अभी मार्केट में आया, जिससे आए हुए 5 साल से कम हुआ है, वो स्टार्टअप के अंदर आता है। फिर आता है उसने किसी भी साल 25 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर अर्न नहीं किया होना चाहिए। ना टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स रेवेन्यू। तो अगर आपको मान लो बने हुए 4 साल ही हुए हैं, तो 5 साल से कम टाइम पीरियड है, आप एक स्टार्टअप हो, लेकिन इन 4 सालों में से किसी भी साल में आपका जो सेल्स है वो 25 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो किसी भी साल अगर आपने 25 करोड़ से ज्यादा कमा लिया तो अब आप स्टार्टअप नहीं कहलाओगे। स्टार्टअप वो है जो साल में 25 करोड़ से कम कमा रहा है। फिर आता है कि ये स्प्लिटअप फॉर्मेशन से नहीं बना होना चाहिए। स्प्लिटअप फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एक रिलायंस कंपनी है, उनको चला रहे हैं मुकेश अंबानी जी, कल को उन्हें चाहिए कि अनंत अंबानी जी अपना एक अलग से कुछ बिजनेस स्टार्ट करें, अलग से नहीं, एक्चुअली इसी बिजनेस का एक पार्ट बने, लेकिन उनको स्टार्टअप के फायदे चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, रिलायंस का एक छोटा सा पार्ट अलग कर दिया, उसे बना दिया रिलायंस, और फिर उसे दे दिया अनंत अंबानी जी कि वो संभालेंगे। अब वो बोले कि नहीं, इसको भी स्टार्टअप वाले सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेपरेट कोई बिजनेस ही नहीं है, ये आपके ओल्ड बिजनेस का एक स्प्लिट अप अलग हुआ पोर्शन है, तो इसको आप स्टार्टअप नहीं मान सकते। तो सबसे पहली शर्त क्या है कि बने हुए 5 साल से कम टाइम होना चाहिए, किसी भी साल में आपने 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई नहीं की होनी चाहिए। कमाई इन द सेंस सेल्स नहीं होनी चाहिए, प्रॉफिट की बात नहीं करें, सेल्स नहीं होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि ये स्प्लिट अप से फॉर्म नहीं होना चाहिए, आपकी खुद की न्यू कंपनी होनी चाहिए या किसी और कंपनी का पार्ट नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अगर आप अगर आप स्टार्टअप हैं, अगर आपकी जो डेफिनेशन है या सारे क्राइटेरिया को आप फुलफिल करें और अगर आप स्टार्टअप हैं, तो आपको कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे जो नॉर्मल बिजनेस को नहीं मिलते हैं? तो बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप या फिर स्टेप्स टू एनकरेज स्टार्टअप्स। ठीक है, ऐसे कौन कौन सी चीजें जिससे हम स्टार्टअप्स को और प्रमोट कर रहे हैं? तो पहला है नो इंस्पेक्शन। अगर आपका स्टार्टअप है तो 3 साल तक आपकी कंपनी में, आपके स्टार्टअप में, बिजनेस में कोई भी गवर्नमेंट का इंस्पेक्टर आकर कुछ भी जांच पड़ताल नहीं करेगा। तो आप लेबर लॉज फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, आप गवर्नमेंट के सारे क्राइटेरियाज फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये सब देखने के लिए कोई भी इंस्पेक्टर आपकी कंपनी में नहीं आएगा 3 साल तक। आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको ये सारे क्राइटेरियाज फॉलो नहीं करने, फॉलो करने हैं, लेकिन इसके लिए आप सेल्फ सर्टिफाई करोगे, खुद ही सर्टिफिकेशन करके दोगे कि मैं सर्टिफाई करता हूँ कि मैंने सारे लेबर लॉज को फॉलो किया है। लेकिन इसको चेक करने के लिए कि आपने वाकई में ये फॉलो किया है या नहीं, कोई भी इंस्पेक्टर आपकी कंपनी में नहीं आएगा। दूसरा आता है रजिस्ट्रेशन। नाउ अगर आपको स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो पहले ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस हुआ करता था, लेकिन अब क्या है कि अब आप 2016 में एक ऐप बना दिया गया स्पेशली स्टार्टअप के लिए, और उसी मोबाइल ऐप के थ्रू आप सारे स्टार्टअप्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और ये क्या है, सिंगल विंडो आपके लिए फैसिलिटी है इन 1 डे। सिंगल विंडो का मतलब क्या होता है कि आप इसी विंडो के अंदर, इसी ऐप के अंदर पहले अप्रूवल भी ले लोगे कि स्टार्टअप फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन भी कर लोगे। तो आपको अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही ऐप के अंदर आपको सारी चीजें आप कर लोगे
और वो भी एक ही दिन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, तो आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। फिर आता है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का मतलब क्या आता है कि जब आप स्टार्टअप मतलब करते हो, आप स्टार्टअप अगर हो, सारे क्राइटेरिया अगर आपने फॉलो किए हुए हैं, तो आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना होता है 3 साल तक। तो जब से आप स्टार्टअप आपका फॉर्म हुआ है, तब से लेकर अगले 3 साल तक आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना है। तो इनकम टैक्स से आप एग्जेम्प्ट हो जाते हो, कुछ भी आपको पे नहीं करना, सारी इनकम आपकी है। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कैपिटल गेन टैक्स। नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन। नाउ इनकम टैक्स अलग होती है, कैपिटल गेन टैक्स अलग होता है। नाउ कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये इनकम टैक्स कैसे आती है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी बिस्किट की फैक्ट्री है, तो बिस्किट को बेचकर मैंने जो कमाया है वो मेरी इनकम है, उस पर अगर टैक्स लग रहा है तो वो इनकम टैक्स है। लेकिन बिस्किट के अलावा कभी कभी कुछ होता है कि मान लो मेरी मशीनरी खराब हो गई, मैंने मशीनरी बेच दी, और मशीनरी को बेचने से मेरा 2,000 का प्रॉफिट हो गया, तो ये क्या होता है, कैपिटल गेन होता है। कभी कभार होने वाले प्रॉफिट जो आपका मेन बिजनेस नहीं है उससे अलग होकर कुछ भी पैसा आपने कमाया है, तो वो कैपिटल गेन है। तो ये कैपिटल गेन पर भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। तो पहले 3 साल तक ना तो इंस्पेक्शन होगा, ना ही इनकम टैक्स देना है, ना ही कैपिटल गेन टैक्स देना है। फिर आता है बेनिफिट इन पेटेंट्स एंड आईपीआर। अगर आप स्टार्टअप हो, अगर जब भी आप कोई पेटेंट लेने जाओगे, पेटेंट का मतलब होता है कि जब आप कोई इनोवेशन करते हो तो उसे आपके नाम पर रजिस्टर कर दिया जाता है। अभी आपके इनोवेशन को कोई और पर्सन आपसे लाइसेंस लिए बिना उसको यूज नहीं कर सकता, आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जब भी आपको कोई पेटेंट लेने जाओगे या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेने जाओगे, तो उसमें आपको 80% का जो फीस है वो माफ हो जाएगा। तो अगर मान लो अगर जब आप पेटेंट लेने जा रहे हो, तो अगर बेसिकली इसमें 10,000 की फीस लगनी थी, तो 8,000 आपके लिए माफ हो जाएगा, उसमें आप सिर्फ 2,000 ही पे करना पड़ेगा। तो 80% फीस भी इसमें माफ हो जाती है। फिर आता है फंडिंग स्कीम्स। नाउ फंडिंग के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली इसमें 10,000 करोड़ का फंड अलग से किया हुआ है स्टार्टअप के लिए। तो इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनमें गवर्नमेंट कितना पैसा लगाने का सोच रही है, 10,000 करोड़। तो गवर्नमेंट ने कितना फंड एलोकेट किया है, 10,000 करोड़। और उसमें जो 500 करोड़ है अलग से, वो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के लिए है। ये आपको पैसा उधार में भी देंगी, अगर आपको पैसा सरकार का मान लो अगर लोन चाहिए तो सरकार आपको लोन भी दे सकती है 500 करोड़। सब एक इंसान को नहीं, ऑब्वियसली जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनमें कुल मिला के वो लोन के लिए कितना पैसा एलोकेट करेंगी, 500 करोड़। और बस आपको ये पैसा चुकाना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। तो कुल मिला के सरकार ने कितना फंड एलोकेट किया है, 10,000 करोड़। और उसमें भी क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए कितना किया है, 500 करोड़, जिसमें वो आपको लोन देगी। तो यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स थे, इंस्पेक्शन नहीं हो रहे थे पहले 3 साल तक, कोई भी आपका इनकम टैक्स नहीं लगेगा पहले 3 साल तक, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा पहले 3 साल तक। फिर आईपीआर पेटेंट लेने जाओगे तो 80% का फीस इसमें ऑफ हो जाएगा। फंडिंग स्कीम्स में भी सरकार ने 10,000 करोड़ और 500 करोड़ तक का फंड या तो एलोकेट किया है, या तो फिर वो क्रेडिट देने में चलाएंगे। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन आपको अब एक दिन में हो जाएगा ऐप के थ्रू, जो कि 2016 में बना था। फिर आता है 10 फंडिंग ऑप्शंस। कौन कौन से ऐसे फंडिंग ऑप्शंस आपके पास है जहां जहां से आप पैसा रेज कर सकते हो। पहला जो आपके पास ऑप्शन है वो है सेल्फ फंडिंग। नाउ सेल्फ फंडिंग नाम से समझ में आ रहा है, ये अपना पैसा ही है जो आपने अपने ये ऑन्टरप्रेन्योरशिप में या स्टार्टअप में अपना लगाया है। जब आप बेसिकली अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो सेल्फ फंडिंग सबसे पहला आपके पास ऑप्शन होता है और सबसे रिलायबल ऑप्शन होता है। ऐसा क्यों, पहला और सबसे रिलायबल ऑप्शन इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग वाले स्टेज में जब आपने अभी तक कुछ भी सेल नहीं किया, अभी तक आप बिल्कुल अभी बिजनेस स्टार्ट ही किया है, उस टाइम पे काफी सारे लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। बैंक आपको लोन देने में हिचकिचाता है, कहीं भी किसी और दूसरी पार्टी से अगर आप लोन लेने जाओगे तो वो आपको नहीं देता है लोन। तो स्टार्टिंग वाले स्टेज में जब बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है, तो सेल्फ फंडिंग सबसे पहला और सबसे रिलायबल स्टेज होता है। आगे चल के आप कोई और भी इन्वेस्टर से पैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, पर स्टार्टिंग में मुश्किल होता है। फिर आता है सेकंड आपके पास सोर्स, वो है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का मतलब क्या होता है, क्राउड से समझ में आ रहा है ये एक पर्सन नहीं है, एक से ज्यादा पर्सन है। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर अपने आइडिया को पिच करता है। आइडिया पिच करने का मतलब होता है वो बताएगा कि मैं क्या क्या कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैंने क्या 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 पढ़ाई की हुई है, इससे पहले मैं कितने बिजनेस चला चुका हूँ, इस बिजनेस में आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना पैसा आपको चाहिए, कितना रिटर्न आप उनको कर पाओगे। ये सारी चीजें आप वहां पे पिच करते हो। और इस पिच को देखते हुए जो भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स होंगे, वो एक साथ कई सारे लोग आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे।
तो यहाँ पे जब आप एक टाइम पे एक इंसान से ज्यादा का पैसा ले रहे होते हो अपना बिजनेस आइडिया पिच करके ऑन अ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, तो उसे कहते हैं क्राउड फंडिंग। ओके, तो एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे बिजनेस आइडिया पिच करना है, सारे लोग उसको सुनेंगे, पढ़ेंगे या देखेंगे, जिसमें से जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आपके बिजनेस आइडिया में पैसा लगाएंगे। फिर आता है गेट एंजल इन्वेस्टर्स। नाउ एंजल बहुत सारे नहीं होते, जनरली एक होता है, अभी देखो नाम से तो एक ही होता है, बट कई बार यहाँ पे 3-4 लोग मिलकर आपको पैसा लगा सकते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर में क्या होते हैं, ये इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं बिल्कुल ही अर्ली स्टेज में। अर्ली स्टेज से हमारा मतलब है प्री सेल स्टेज में। प्री रेवेन्यू या प्री सेल स्टेज क्या होती है, जहाँ पे आपने अभी तक अपना एक भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचा ही नहीं है, बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज पे हो, तो उस टाइम पे अगर किसी इंडिविजुअल के पास अपना सरप्लस फंड्स हैं तो वो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं ना, क्योंकि स्टार्टिंग में पैसा लगा रहा है, उसको पता भी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तक आपने एक भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेचा है, तो उसके लिए रिस्क बहुत ज्यादा हो गया। और क्योंकि रिस्क अगर बहुत ज्यादा हो गया तो ज्यादा इक्विटी भी लेगा, तो आपसे ज्यादा शेयर लेता है, अप टू 30% शेयर वो आपसे एक्सपेक्ट करता है अगर वो आपको पैसा लगाता है तो एंजल इन्वेस्टर्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास सरप्लस फंड होता है, तो आपके बिजनेस पे लगाते हैं बिल्कुल अर्ली स्टेज पे, और उसके बदले वो 30% तक का इक्विटी एक्सपेक्ट करते हैं। फिर बात करते हैं वेंचर कैपिटल की। वेंचर क्या होता है, वेंचर कैपिटल वाले क्या कौन होते हैं, ये प्रोफेशनल पीपल होते हैं या प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड होते हैं जो अपना पैसा आपके बिजनेस पे लगाते हैं ना। आपका पैसा अपने बिजनेस में लगाएंगे, उसके बाद जैसे ही आईपीओ होगा वो एग्जिट कर जाएंगे ना। आईपीओ क्या होता है, एग्जिट क्या होता है, अगर आपको आईपीओ नहीं पता है तो ये होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब होता है जब कंपनी खुद से अपना जो शेयर्स है वो मार्केट में इशू करती है, तो उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे किसी भी कंपनी का मुझे शेयर चाहिए, तो नॉर्मली में एक पर्सन टू पर्सन आपस में ट्रेड करते हैं, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेचता है, लेकिन जब कंपनी सामने से अपने शेयर्स को इशू करती है तो उसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जब ये पैसा होता है तो सारी जनता जो है, सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना पैसा लगाते हैं, जैसे हम और आप जो भी इस न्यूज़पेपर में देखेंगे या फिर एप्स में इंफॉर्मेशन मिलेगी, हम सारी जनता उसमें अपना पैसा लगाएंगे। तो जब कंपनी के पास ये पैसा आ जाता है ना, तो उनमें से इनको पैसा वापस लौटा दिया जाता है और ये एग्जिट कर जाते हैं। ओके, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि कंपनी एक स्टेज के बाद अपने शेयर्स इशू करके जनता से पैसा मंगवाती है, जब वो पैसा आएगा तो उससे इनको पे बैक कर दिया जाएगा और फिर ये एग्जिट कर जाएंगे। तो ये प्रोफेशनली मैनेज फंड है जो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जैसे ही आईपीओ इशू होता है ये आपका एग्जिट कर जाते हैं। फिर आता है रेज मनी थ्रू बैंक लोन। ये सबसे कॉमन आपका सोर्स है जहां से आप पैसा लोन उधार पे लेते हैं, बैंक लोन। नाउ बैंक में मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यूनियन बैंक, ऐसे कई सारे बैंक हैं जो आपको पैसा उधार पे देती हैं और उससे उसके बदले वो आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है। नाउ इसमें जनरली वैसे आपसे कोलेट्रल रखवाया जाता है। कोलेट्रल का मतलब होता है कोई ना कोई सामान गिरवी रखवाई जाती है। तो अगर आपको मान लो 10 लाख का लोन चाहिए तो आपसे 15 लाख की कोई चीज गिरवी रखवाई गई होगी, लेकिन आप बैंक्स के पास ऐसे 7 से 8 कुछ कोलेट्रल फ्री ऑप्शंस भी होते हैं जो स्पेशली स्टार्टअप्स या फिर एंटरप्रेन्योर्स के लिए कहते हैं, जो यहाँ से इजिली पैसा ले सकते हैं बिना कोई सामान गिरवी रखवाए। फिर आता है गेटिंग लोन फ्रॉम एनबीएफसी। तो पहले तो जनरली आप बैंक्स को ही अप्रोच करते हो, लेकिन बैंक्स का अगर आप जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हो या फिर आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ही खराब है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है, अगर पास्ट में आपने कोई कहीं से कर्जा लिया हुआ है और उसको आप रीपे नहीं कर पा रहे हो या फिर आपने ईएमआई टाइम से नहीं चुकाई हो, तो इससे आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाती है। तो जब आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है तो फिर आप कहाँ जाते हो, अच्छा बैंक आपको मना कर देगा कि हम आपको लोन नहीं दे रहे, फिर आपको कहाँ जाओगे, एनबीएफसी के पास, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन नाउ ये आपको पैसा देंगे, बट ऑब्वियसली क्योंकि आपको बैंक ने पैसा नहीं दिया फिर आप यहाँ पे आए हो, तो ये थोड़ा सा आपसे इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करते हैं। नाउ आप सोच सकते हो कि एनबीएफसी होते क्या है, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बैंक के जैसे, लेकिन बैंक के पास वैसे तो बहुत वास्ट डिफरेंस है, मैं बहुत कॉमनली आपको बता रही हूँ। बैंक क्या करता है, आपसे पैसा डिपॉजिट में लेता भी है और आपको लोन देता भी है, पर एनबीएफसी जो है वो आपसे कभी भी पैसा डिपॉजिट की तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो जनता का पैसा अपने पास रख नहीं सकता, लेकिन अपना पैसा वो लोन की तरह दे सकता है, तो एनबीएफसी वो होता है। फिर आता है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स दैट गिव स्टार्टअप कैपिटल। हमने पहले भी देखा था जो सरकारी जो स्कीम्स वगैरह है उसमें 10,000 करोड़ तक का फंड रिलीज किया गया है और 500 करोड़ तक का आपकी क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के लिए भी रिलीज किया गया है।
इसके अलावा कुछ स्कीम्स है जैसे कि मुद्रा, सिडबी, और ये तो केरला स्टेट का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट मिशन है, ये अलग है, ये स्टेट गवर्नमेंट का मिशन है जो कि स्टार्टअप की फंडिंग के लिए लगाया गया है। तो फंडिंग के लिए आपके पास क्या क्या सोर्स है, पहले तो सेल्फ फंडिंग, क्राउड फंडिंग, खुद का पैसा, क्राउड का पैसा, फिर एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, एंजल एक ही लगाया था और वेंचर प्रोफेशनली मैनेज था, फिर बैंक, एनबीएफसी, और फिर लास्ट में आता है आपका गवर्नमेंट। तो सबसे पहला सेल्फ, दूसरा क्राउड, तीसरा आपका बैंक ले लेते हैं, चौथा एनबीएफसी, पांचवा एंजल, छठवा वेंचर, और लास्ट गवर्नमेंट। तो ये दोनों मिलते जुलते हैं, सेल्फ और क्राउड, बैंक और नॉन बैंक, एंजल और वेंचर, और लास्ट है आपका सरकार। फिर आगे बढ़ते हैं, आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को शॉर्ट में बोलते हैं आईपीआर। नाउ व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? ये आपकी राइट्स मिलते हैं आपकी इंटेलेक्चुअल पर, आपके माइंड पर, आपकी इंटेलिजेंस पर आपको राइट्स मिलते हैं। जैसे कौन से राइट्स हैं ये? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आपका फोन, क्या मैं आपकी मर्जी के बिना आपका फोन टच कर सकती हूँ, उसे चला सकती हूँ, किसी को मैसेज कर सकती हूँ, किससे बात कर सकती हूँ? नहीं। आपके घर है, क्या आपकी मर्जी के बिना आपके घर में घुसकर बैठ सकती हूँ क्या? नो। आपकी गाड़ी है, आपकी मर्जी के बिना वैसे चला सकती हूँ क्या? नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं चोर कहलाऊंगी, मेरे ऊपर केस हो सकता है। लेकिन किसी और की बिजनेस आइडिया या किसी और का जो माइंड है, इनोवेशन है, वो आप यूज कर लेते हो, तो उस पर भी आपको राइट्स दिए जाते हैं, उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो अपनी क्रिएटिविटी को, अपने माइंड को, अपने क्रिएशन को यूज करके अगर आपने कुछ भी बनाया है, कुछ भी इनोवेटिव आपने किया है, तो उस पर आपको राइट्स दिए जाते हैं। राइट्स इन द सेंस कि कोई और पर्सन आपकी बनाई हुई चीज को आपकी परमिशन के बिना या लाइसेंस लिए बिना यूज नहीं करेगा। जिसमें ये राइट्स आपको दो कैटेगरीज में मिलते हैं, एक आपका आता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में, और फिर दूसरा आता है आपका आर्ट और लिटरेरी कैटेगरी में। ना इंडस्ट्रियल में क्या होता है, पहला आता है पेटेंट। जब भी आप कोई इनोवेशन करते हो इन द मशीन्स, आपने कुछ इनोवेटिव मशीन बना ली, कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी, तो उसमें आपको मिलता है पेटेंट राइट्स। तकरीबन 20 साल के लिए मिलता है कि 20 साल तक आपका जो बनाया हुआ वो आइटम है या फिर इनोवेशन कोई मशीन है, वो किस कोई और बिना परमिशन के यूज नहीं करेगा। फिर आता है ट्रेडमार्क। जब भी आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो तो आप उसके लिए कोई ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क सिलेक्ट करते हो। जैसे नाइकी का एग्जांपल ले लें, तो नाइकी का एक पर्टिकुलर नाम भी है। अगर मुझे अब अपना कुछ भी ब्रांड बनाना हो, प्रोडक्ट बनाना हो, तो उसका नाम मैं नाइकी रख ही नहीं सकती, क्योंकि उनका पेटेंट है, उनका नाम है, उन्होंने खुद डिसाइड किया है, तो उसको उसमें क्या मिल चुका है, ट्रेडमार्क मिल चुका है। और नाइकी का एक सिंबल भी है, ये सिंबल है नाइकी का, ऐसा कुछ टिक। तो ये सिंबल भी मैं अपने यहाँ पे कॉपी नहीं कर सकती हूँ। तो ना ही नाइकी का सिंबल, ना ही उसका नाम आप कॉपी कर सकते हो, क्योंकि इसको क्या मिला हुआ है, ट्रेडमार्क। फिर आता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन भी एक राइट है जो कि स्पेसिफिक किसी जगह पे बनी हुई चीजों को दिया जाता है। जैसे चाय कई जगह पे उगाई जाती है, लेकिन दार्जिलिंग की चाय काफी फेमस है, तो अगर दार्जिलिंग में वो चाय बनी है तो उसकी ज्यादा प्राइसेस होंगे, आप महंगी मिलेगी वो। वैसे ही अगर ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज हर जगह पर उगाए जा सकते हैं, लेकिन नागपुर के ऑरेंज काफी फेमस है, कश्मीर के एप्पल काफी फेमस है, या फिर बनारस की साड़ी काफी फेमस है, सूरत के डायमंड्स या जो कार्विंग होती है वो काफी फेमस है। तो ये चीजें जो है वो उसी जगह की काफी फेमस है, तो उस जगह की अगर है तो वो ज्यादा प्राइस आपसे मांगेंगे। तो ये राइट्स दिए गए हैं कि कोई भी उसका नाम यूज नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई ऑरेंज मैंने यहाँ पर अपनी सिटी में उगाया है तो मैं उसको नागपुर की ऑरेंज नहीं बोल सकती। चाय मैंने यहाँ पे उगाई है तो मैं उसकी दार्जिलिंग की नहीं बोल सकती, क्योंकि दार्जिलिंग के नाम से वो बिकती है। ओके, तो ये इसकी जोग्राफिकल इंडिकेशन। फिर आता है लिटरेरी। अगर आपने कुछ बुक लिखी है, अगर आपने कोई सॉन्ग लिखा है, अगर आपने कोई मूवी की स्टोरी लिखी है, तो वो लिटरेरी है, लिखित चीजें। और कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट आपने कुछ दिखाया है तो उस पर आपको मिलता है कॉपीराइट। आपको पता होगा कि कई बार जैसे कोई मूवीज हम डाउनलोड करने का ट्राई करते हैं जो कि आपके यूट्यूब पर नहीं होती है, कहीं पर नहीं होती है, तो उसमें क्या दिखाता है, कॉपीराइट का मैसेज दिखाता है, क्योंकि वो लीगली इशू नहीं की गई है। तो वहां पे क्या आता है, कॉपीराइट आता है। कई सारी बुक्स में अगर आप देखेंगे कॉपीराइट होता है कि अगर आप उस बुक्स को एज इट इज फोटो खींचकर आप पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उस ऑथर को बहुत नुकसान होगा। अगर कोई मूवी किसी ने बनाई है, इतने करोड़ों रुपए इसमें खर्च किए हैं, अब अगर आपने इसको यूट्यूब पे रिलीज कर दिया तो लोग क्यों चाहेंगे थिएटर में देखने के लिए, तो उससे उनको काफी नुकसान हो सकता है।
तो जब भी आप कोई क्रिएटिविटी दिखाते हो तो आपको राइट मिलता है, वो क्या है? कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब आपकी परमिशन के बिना वो कहीं पर भी इशू नहीं की जा सकती है। बट स्टिल पायरेट्स होते हैं, चोरी करते हैं लोग, बस पकड़ में नहीं आना चाहिए, चोरी होती रहती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आईपीआर देना चाहिए, और आईपीआर देंगे तो उससे क्या फायदा होगा? तो इसके फायदे को आप याद रखेंगे विद द ट्रिक 25 एमएनसी इन इंडिया। एमएनसी मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, एमएनसी किसको बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज। तो 25% मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया। नाउ 25% से हमारा मतलब है कि 25% जो भी पेटेंट्स लिए जाते हैं वो कौन लेते हैं? न्यू एंटरप्रेन्योर्स लेते हैं। तो 25% जो भी पेटेंट्स दिए जाते हैं वो नए एंटरप्रेन्योर्स को बहुत हेल्प करते हैं अपना नाम और अपनी पहचान बनाने में। तो 25% एंटरप्रेन्योर्स, नए नए एंटरप्रेन्योर्स को वो फायदा दे रहे हैं। फिर आता है एम से हो जाएगा मार्केट वैल्यू। अभी तक आपके अंदर पोटेंशियल तो था, इंटेलेक्चुअल तो था, आपकी इंटेलिजेंस तो थी, पर उसकी मार्केट वैल्यू नहीं थी। पर जब आप आईपीआर देते हो तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पोटेंशियल को मार्केट वैल्यू देती है, उसका एक अमाउंट बताती है कि वो कितने की वैल्यू है। फिर आता है एन से नेम एंड फेम। तो एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जिसे कोई नहीं चाहता था, जिसकी ना तो पहचान थी ना जिसका नाम सुना हुआ था, जब आप उसको पेटेंट या फिर कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देते हो तो वो हाईलाइट हो जाती है, तो उसका मार्केट में अपनी नाम अपना पहचान बनाने में आसानी हो जाती है। तो ये भी उसका एक फायदा है। फिर आता है सी से कॉम्पिटिटर्स। जब मान लो अगर मैं और आप एक साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे किसी भी फील्ड में आईपीआर मिल जाता है तो मैं बहुत आसानी से आपसे आगे निकल सकती हूँ। तो अपने कॉम्पिटिटर्स से एज लेने के लिए भी, अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए भी आपको आईपीआर काम आते हैं। फिर आता है इन इंडिया से, आईएन से क्या हो जाएगा? इंटेंजिबल। ये एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी पे मिलता है। इंटेंजिबल मतलब आपकी इंटेलिजेंस पे मिलेगा। इंटेलिजेंस दिखती नहीं है, ना ही आप उसे टच कर सकते हो। आपकी क्रिएटिविटी पे मिलेगा। क्रिएटिविटी ना तो दिखती है ना उसे टच करते हैं, ये बस है आपके अंदर स्किल्स हैं। तो ये राइट्स किस पे मिलते हैं? इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज पर। ये कॉम्पिटिटर से आगे निकलने में हेल्प करेगा, नेम एंड फेम दिलाएगा, मार्केट वैल्यू दिलाएगा आपके इंटेलेक्चुअल को, और फिर नए एंटरप्रेन्योर्स 25% तक की पेटेंट्स नए एंटरप्रेन्योर्स ही लेते हैं। तो 25% एमएनसी इन इंडिया, 25% पेटेंट्स एंटरप्रेन्योर्स ले रहे हैं। एम से मार्केट वैल्यू दिलाता है। फिर आपका एंड से नेम एंड फेम बनाने में हेल्प करेगा। सी से कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। इन से आ जाएगा इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी पर आपको राइट्स। फिर आता है स्मॉल बिजनेस, मे बी द लास्ट टॉपिक इसका पूरे चैप्टर का, वो है स्मॉल बिजनेस। ना स्मॉल बिजनेस जो है वो हर एक ऐसी कंट्री में बहुत ही, हालांकि तो बहुत सारी कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर खास करके ऐसी कंट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो कि कैपिटल डेफिसिट और लेबर सरप्लस हो। कैपिटल डेफिसिट और लेबर सरप्लस हो। कैपिटल डेफिसिट का मतलब होता है ऐसी कंट्री जिसके पास पैसा ज्यादा नहीं है, पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतना नहीं है, लेकिन लेबर बहुत ज्यादा है। जैसे हमारी कंट्री, पॉपुलेशन की तो लिमिट ही नहीं है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ज्यादा नहीं है। तो ऐसे सारी कंट्री जिसके पास लेबर ज्यादा हो, कैपिटल कम हो, उसके लिए खास करके स्मॉल बिजनेस ज्यादा यूजफुल होते हैं। नाउ स्मॉल बिजनेस में स्मॉल का मतलब क्या? स्मॉल मतलब कितना स्मॉल? इसको डिफाइन किया था सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईडीआरए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। इसमें इसे डिफाइन किया गया था और इसमें इसकी 3 क्राइटेरियाज बताए थे। ऐसा सारा बिजनेस स्मॉल बिजनेस कहलाएगा जिसने 50 वर्कर से कम लोगों को एम्प्लॉय किया हो व्हेन यूजिंग पावर, या फिर 100 लोगों से कम लोगों को एम्प्लॉय किया हो विदाउट यूजिंग पावर। इसका मतलब क्या है? अगर आप बिजली का यूज कर रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है मशीन्स वगैरह आपने लगाई हुई है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या पावर यूज हो रही है, तो उस पावर को यूज करते हुए अगर आप कर रहे हो तो 50 वर्कर से ज्यादा नहीं होने चाहिए आपके पास। और अगर आप कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ही नहीं रहे हो, कोई पावर यूज नहीं कर रहे हो, सारी चीजें हाथ से चल रही है, तो उस केस में 100 वर्कर ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब आप मशीन का यूज करते हो, पावर का यूज करते हो, तो प्रोडक्शन ज्यादा हो पाता है, तो फिर लेबर से आप कम हो जाएगा, 50 वर्कर हो जाएगा। और अगर आप किसी भी पावर का यूज नहीं कर रहे हो तब आपको लेबर ज्यादा चाहिए होंगे, तो उस केस में 100 लेबर से ज्यादा एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए। तो ऐसे सारे बिजनेस जो पावर के साथ 50 वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं या 50 से कम, और बिना पावर का यूज किए 100 वर्कर से कम को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, वो किसमें आते हैं? स्मॉल बिजनेस। तीसरा क्या है कि उनके पास अपने कोई भी एसेट्स 5 लाख से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। तो उनके पास 5 लाख से कम एसेट होने चाहिए, पावर का यूज करते हुए 50 वर्कर से कम होने चाहिए, पावर का यूज नहीं कर रहे हो तो 100 वर्कर से कम होना चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो
तो आप एक स्मॉल बिजनेस। ओके, फिर हम बात करते हैं कि ये तो तब की बात है 1951 की, जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट IGRA ने अपना डिक्लेरेशन दिया था। पर ये तो काफी पुराना हो गया ना। इसको फिर टाइम टू टाइम रिवाइज करते आए हैं, और अभी जो प्रेजेंट चल रहा है, जो मेरे ख्याल से 2022 में आया था, इसके अकॉर्डिंग क्राइटेरिया बदल गया है। नाउ प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो अभी सिर्फ हम स्मॉल बिजनेस नहीं बोलते हैं, स्मॉल की जगह हम बोलते हैं MSME। और MSME का मतलब होता है, M स्टैंड्स फॉर माइक्रो, S stands for small, M stands for medium, and E stands for enterprise। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा, स्मॉल मतलब छोटा, और मीडियम मतलब ठीक ठाक एंटरप्राइज, MSME। now इसके लिए भी हमने मैन्युफैक्चरिंग को अलग किया हुआ है, सर्विस को अलग किया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज का मतलब होता है जो कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाती है, कन्वर्ट करती है। सर्विस में ऐसा कोई रॉ मटेरियल वगैरह नहीं होता है, इसमें आप सर्विस दे रहे होते हो अपने स्किल्स एक्सपर्टीज का यूज करके, आप कुछ इंटेंजिबल वैल्यू ऐड कर रहे होते हो दूसरे पर्सन की लाइफ में, तो होता है सर्विस। ना अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में हो तो माइक्रो के लिए क्राइटेरिया क्या है, आप 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट करना होना चाहिए, स्मॉल में 1 से लेकर 10 तक, और मीडियम से 10 से लेकर 20 तक का इन्वेस्टमेंट। अगर आप सर्विस सेक्टर में हो तो आप माइक्रो तब कहलाओगे जब आप 5 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट करोगे, स्मॉल में 5 से 50 करोड़, और मीडियम में 50 से डबल 100 करोड़। इसको हम थोड़ा अलग से भी देखते हैं तो आपको ज्यादा याद रहेगा। तो अभी हमने क्या किया है, MSME का क्राइटेरिया डिसाइड किया है। नाउ MSME अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में माइक्रो अलग है, स्मॉल अलग है, और मीडियम अलग है। नाउ माइक्रो आप तभी कहलाओगे जब आपने 1 करोड़ से कम तक का इन्वेस्टमेंट किया होगा, स्मॉल तब जब 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया हो, और मीडियम जब आपने 10 से 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया हो। तो पहले 1 करोड़ लिखना है, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले 1 करोड़ से कम, फिर 1 से 10 करोड़, और फिर 10 से 20 करोड़। लेकिन अगर आप सर्विस सेक्टर में हो तो सर्विस देखो किससे लिखते हैं, एस लिखते हैं, और एस दिखता है कैसा है, 5 जैसा दिखता है। तो स्टार्टिंग अमाउंट कितना होगा, 5 करोड़ से कम तक का इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद स्मॉल कब कहलाओगे, जब 5 से जस्ट 10 टाइम्स कर दो उसको, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट। और फिर अगर आप मीडियम हो तो 50 से डबल कर दो, 100 तक का, 100 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया होना चाहिए। ओके, तो 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, इतना आपने इन्वेस्टमेंट किया होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। तो स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है, क्यों इतना स्मॉल बिजनेस इंपॉर्टेंट है, तो इसके रोल को समझने के लिए हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले तो स्मॉल बिजनेस आपके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्यों जरूरी है, और दूसरा स्मॉल बिजनेस गाँव के लिए क्यों जरूरी है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, स्मॉल बिजनेस की इंपॉर्टेंस इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और फिर स्मॉल बिजनेस की इंपॉर्टेंस इन रूरल इंडिया। तो दोनों के लिए वो क्या कैसे जरूरी है, तो पहले हम बात करेंगे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जिसके लिए ट्रिक है आपकी काबिल। काबिल ना क्यू से आ जाएगा क्विक एंड टाइमली डिसीजन। जब स्मॉल बिजनेस, अच्छा आप समझो, जब लार्ज बिजनेस होता है तो उसमें कई सारे लोग होते हैं, तो जब आपको कोई डिसीजन लेना होता है तो आप सबको पहले एग्री करवाते हो, सबसे अप्रूवल लेते हो, सबसे डिस्कशन करते हो, फिर आप डिसीजन लेते हो। तो उसमें डिसीजन कैसा होता है, डिलेड होता है, जिसकी वजह से जब भी कोई इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो आप उस चेंज को जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाते। जबकि स्मॉल बिजनेस क्या करता है, स्मॉल बिजनेस में लोग कम है, जगह कम है, तो यहाँ पर जो डिसीजन होते हैं वो टाइमली और क्विकली लिए जाते हैं, जिससे ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे सोसाइटी और इकोनॉमी को ज्यादा फायदा मिलता है। फिर आता है ए से एम्पल अपॉर्चुनिटीज। नाउ लार्ज बिजनेस की अगर आप बात करें तो उसे स्टार्ट करने के लिए कोई रिच पर्सन होना चाहिए, क्योंकि इसमें करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट लगता है। देखो करोड़ क्राइटेरिया तो इसमें भी है, लेकिन 1 करोड़ से कम में 10 लाख 20 लाख सारे आ जाए। लेकिन जब आप लार्ज इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करते हो तो उसमें कई सारा इन्वेस्टमेंट आपको लगता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, तो बहुत रिच पीपल इसको अफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन जब आप स्मॉल बिजनेस में आते हैं तो बहुत ही जो पुअर पीपल है या फिर जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी इसको स्टार्ट कर पाते हैं, तो ये ज्यादा लोगों को वेलफेयर करता है, सबके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। फिर आता है बी से बैलेंस रीजनल ग्रोथ। अगर मैं आपसे बोलूं अगर आपको लार्ज इंडस्ट्री ओपन करनी है तो आपके दिमाग में आएगा कि मुंबई जैसे शहर में करनी चाहिए, तो आप ज्यादातर बड़ी बड़ी सिटीज को ढूंढोगे जहाँ पे अपनी बड़ी इंडस्ट्रीज को आप लगा पाओ। लेकिन जब आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में डील कर रहे होते हो, छोटी इंडस्ट्रीज लगा रहे होते हो, तो
तो आपको फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी सिटी में लगा रहे हो। तब अपनी सिटी में, अपने आसपास की सिटी में, किसी भी जगह पे आप उसको ओपन कर सकते हो। और इसका बहुत छोटा होता है ना, कॉटेज इंडस्ट्रीज, जैसे अचार पापड़ का बिजनेस कर रहे हो, तो वो तो इवन आप अपने घर पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको आपकी जो एरिया है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जिसकी वजह से हर एक रीजन का एक जैसा ही डेवलपमेंट होता है। एक जैसा डेवलपमेंट क्यों होता है? क्योंकि अगर मान लो मैं बिहार से हूँ तो बिहार में ही इंडस्ट्री ओपन करूंगी, यहाँ का डेवलपमेंट होगा। अगर मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मध्य प्रदेश में अपनी इंडस्ट्री ओपन करूंगी, यहाँ का डेवलपमेंट होगा। जबकि लार्ज इंडस्ट्रीज कहाँ ओपन होगी? सारी महाराष्ट्र, मुंबई वैसे एरियाज में होंगी, तो सिर्फ उस एरिया का डेवलपमेंट होगा, बाकी एरियाज का नहीं हो पाएगा। जबकि स्मॉल बिजनेस की वजह से हर एक एरिया का डेवलपमेंट होता है। फिर आता है ई से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्योंकि जो स्मॉल बिजनेस है वो ज्यादातर मशीन से काम करवाने की जगह लेबर्स को प्रेफर करते हैं, तो जब लेबर से काम करवाया जाता है तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। फिर आता है ई से इनॉर्मस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। नाउ जब आप स्मॉल बिजनेस करते हैं तो कई सारे स्मॉल बिजनेस, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तो बहुत कम होती है, कंपेरेटिवली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हर जगह पे ओपन हो रही है ना। तो उससे आपको क्या मिलता है? बहुत सारी अलग अलग तरह की वैरायटी आपको प्रोडक्ट्स की मिलती है। और इसलिए भी मिलती है क्योंकि मशीन जब काम करती है तो मशीन एक जैसा प्रोडक्ट बनाती है। जब मशीन से काम करवाओगे तो वो चाहे सुबह बना रही हो या रात बना रही हो, वो एक जैसा प्रोडक्ट ही बनाएगी। लेकिन जब आप लेबर से काम करवाते हो तो वो हर दिन अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा, हर दिन कुछ अलग बनाएगा, जिससे वैरायटी ज्यादा बनती है। फिर आता है एल से लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ इससे क्या होता है? प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। प्रोडक्शन की कॉस्ट कम क्यों होती है? क्योंकि ये लोकल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। नाउ लोकल रिसोर्सेज को यूज करने का मतलब है कि ये बहुत इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स नहीं मंगवाते हैं। लोकली जो भी चीजें अवेलेबल होती हैं जो पहले यूज नहीं हो पा रही थी, अब उसको वो यूज करेंगे, जिससे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो ये काबिल हो जाएगा। काबिल में आपका ये वो नहीं है, क्योंकि इनफ है। अगर आप 6 पॉइंट भी याद रख पाते हो तो मोर देन इनफ है। एक आप अलग से याद कर सकते हो, आउटपुट जनरेशन ज्यादा हो। इसका मतलब अगर बहुत सारे स्मॉल बिजनेस अगर ओपन हो जाएंगे, तो अगर छोटा छोटा अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे तो ये आपको लार्ज आउटपुट बनाएगा। बूंद बूंद से सागर भरता है। तो छोटे छोटे लोग अगर छोटा छोटा बिजनेस भी कर रहे हैं, तो एक दिन मतलब अगर सबका मिला दिया जाए तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ आउटपुट भी बनाते हैं। तो क्यों से क्विक डिसीजन मेकिंग? क्योंकि लोग कम है तो जल्दी चेंजेस अडॉप्ट होंगे। ए से एम्पल अपॉर्चुनिटीज, चाहे गरीब हो अमीर हो कोई भी से स्टार्ट कर पाएगा। बी से था बैलेंस रीजनल ग्रोथ, चाहे मुंबई हो या फिर कोई भी छोटा मोटा एरिया हो, वहां पे आप स्टार्ट कर सकते हो। ई से था एम्प्लॉयमेंट। ये लोगों से ज्यादा काम करवाता है, मशीन से काम नहीं करवाता, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। ई से था फिर एनॉर्मस वेराइटी। हर दिन कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाई जाएगी तो ज्यादा वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे। और फिर आता है एल से लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि वो लोकल रिसोर्सेज को यूज करता है तो खर्चा कम लगता है। फिर रूरल गांव के लिए स्मॉल बिजनेस क्यों जरूरी है? क्योंकि गांव में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देता है। कि अभी तक अगर आप देखो तो गांव को सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। ना एग्रीकल्चर से हटकर भी अगर कुछ करना हो तो उसके लिए क्या जरूरी है? स्मॉल बिजनेस का स्टार्ट होना जरूरी है, जहां से वहां पे इंडस्ट्रीज ओपन होगी, वहां पे इनकम अर्न करने के अलग अलग सोर्सेस आएंगे। फिर आता है रिडक्शन इन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम इनक्वालिटी। जब आपके पास एग्रीकल्चर के अलावा भी कई सारे सोर्सेस रहेंगे जहां से आप पैसा कमा पाओ, तो गरीबी कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। अब आपको खेती में काम नहीं भी मिल रहा है तो आप किसी और जगह पे काम कर सकते हो। बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, जिससे इनकम इनक्वालिटी खत्म हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं ना गाँव में जो बहुत रईस होते हैं, कुछ के पास कुछ भी नहीं होता, तो ये इनक्वालिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनको भी एक रोजगार मिलेगा, कमाई करने का सोर्स मिलेगा। फिर आते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ। गांव में एग्रीकल्चर तो डेवलप कर गया है पर इंडस्ट्रीज उतनी डेवलप नहीं की है। तो गांव में इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के लिए भी क्या जरूरी है? स्मॉल बिजनेस जरूरी है। फिर आता है मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। यहाँ पर आपके जो लोकल रिसोर्स होते हैं गांव के, वो वैसे अनयूटिलाइज रह जाते हैं, आइडल रह जाते हैं, कोई इसको देखता भी नहीं है, यूज नहीं करता। लेकिन जब आप स्मॉल बिजनेस करते हो तो उसकी वजह से गांव के आसपास के जो छोटे छोटे रिसोर्सेज जो कि बहुत यूजफुल होते हैं पर कोई इसे यूज नहीं करता, वो भी यूटिलाइज हो पाते हैं। जैसे अगर आप बात करो मुल्तानी मिट्टी, तो मिट्टी ही है वो, लेकिन उससे क्या क्या नहीं बनता, उससे कितने फेस पैक बनते हैं, कितना कॉस्मेटिक्स में वो यूज की जाती है। तो जब आप उस गांव में रहते हैं और आप स्मॉल बिजनेस करते हैं तो उन सारी चीजों का भी आप यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, जो कि बहुत लोकली अवेलेबल है और चीप है। फिर आता है प्रिवेंट माइग्रेशन। अब जब गांव में रहकर ही आप स्मॉल बिजनेस कर सकते हो, इतना पैसा कमा सकते हो, तो आप शहरों में मूव नहीं करोगे ना, फिर आप गांव में रहकर ही काम करोगे, तो इससे आपका जो माइग्रेशन होता है वो भी कम हो जाता है। तो आपका इसको याद रखने की ट्रिक क्या थी? मिस्टर IMP, मिस्टर इम्पोर्टेंट। नाउ एम से क्या था आपका? मोबिलाइज, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम।
कि आपकी इनकम कमाने के बहुत सारे सोर्सेस हो जाएंगे। आर से हो जाएगा आपका रिडक्शन इन पॉवर्टी, गरीबी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इनकम इनक्वालिटी कम। आई से आपका हो जाएगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ, गांव में इंडस्ट्रीज ओपन होंगी। एम से हो जाएगा मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, गांव के आसपास के वो रिसोर्स जो पहले यूज नहीं हो पा रहे थे अब वो भी यूटिलाइज होंगे। और फिर पी से हो जाएगा प्रिवेंट माइग्रेशन, जो गांव के लोग हैं वो शहरों में आकर माइग्रेट नहीं करेंगे, वो करना बंद कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, सरकार का इसमें क्या योगदान है, गवर्नमेंट कैसे इसको असिस्टेंस देती है या फिर साथ देती है। तो गवर्नमेंट के असिस्टेंस में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला साथ देती है वो सपोर्ट होता है उसका इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंस, और दूसरा होता है इंसेंटिव्स। पहले तो इन दोनों का मतलब क्या होता है। अगर सरकार ने कोई ऐसी बॉडी बना दी है परमानेंटली जो कि 24/7 या फिर पूरा ही टाइम आपके वेलफेयर के लिए काम करने वाली है, जो एक तरह से बन गई है बॉडी, वो उसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। जैसे लोन देने के लिए आपका बैंक बनाया गया है, इंश्योरेंस देने के लिए LIC बनाई गई है, वैसे ही अगर आपके स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बनाया गया है तो उसे कहेंगे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। जबकि अगर ऐसा कोई बॉडी ना बनाकर वो हर साल बजट में कुछ पैसा दे देती है कि जाओ स्मॉल बिजनेस को इतना एलोकेट करते हैं, ये स्कीम चलाते हैं, वो स्कीम चलाते हैं, तो उसे कहते हैं इंसेंटिव। जब कोई बॉडी फॉर्म की जाए उसकी हेल्प के लिए तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, और जब कोई बॉडी ना बनाकर अगर आपने कुछ पैसे रिलीज किए हैं बजट में, दैट इज इंसेंटिव। नाउ इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री में दो बनाए गए हैं, एक है NSIC और दूसरा है DIC। नाउ NSIC का मतलब है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, और दूसरा है DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। तो NSIC का फुल फॉर्म नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, आपसे समझ में आ रहा है नेशनल लेवल पर, मतलब पूरी कंट्री के लेवल पे काम करती होगी। और DIC क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती होगी। नाउ NSIC आपको क्या क्या काम करती है, सबसे पहले एडवाइस देती है। एडवाइस इन द सेंस कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप स्टार्ट करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। दैट इज कि ऐसा कौन सी फील्ड है जहाँ पे कॉम्पिटिशन कम से कम है, जिसमें स्कोप बहुत ज्यादा है, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट का मार्जिन हो सकता है, ऐसे वो आपको एडवाइस देती है। अब इस बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, मशीन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो पहले तो प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन चाहिए और फिर रॉ मटेरियल्स भी चाहिए जिससे वो प्रोडक्ट बनेगा। तो वो जो भी रॉ मटेरियल्स या मशीन आपको चाहिए, चाहे वो इंडिजीनियस हो, मतलब कंट्री के अंदर मिल रहे हो, या फिर बाहर से मंगवाने पड़े, वो आपको सप्लाई करती है। फ्री में नहीं करेगी, बट कम दामों में आपको वो सप्लाई कर देती है, आपको वो अरेंज कर देती है। इसके अलावा आपको अगर मशीन तो दे दी, पर मशीन में अगर काम करना नहीं आता है तो टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस भी देगी, आपको सिखाएगी कि टेक्नोलॉजी को कैसे डील करते हैं, कैसे उस पर काम किया जाता है। इसके अलावा अगर आपने कोई सामान बनाया है, अब आपको सिर्फ बेचना है और अपनी कंट्री में नहीं बेचना, एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने में भी, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में भी वो आपका कहाँ हेल्प करती है। और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं अब मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, किसी पे डिपेंड नहीं होना है, अपना खुद की वेबसाइट बनानी है, खुद सारी ट्रेनिंग करनी है, डेवलप करना है, तो आपको सॉफ्टवेयर वगैरह बिल्ड करने में भी हेल्प करती है। तो पहले तो आपको एडवाइस देगी कि आप बिजनेस स्टार्ट करो, उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए वो इंडिजीनियस हो या इम्पोर्टेड, उसे सप्लाई करेगी। जो मशीन्स आपको चाहिए इंडिजीनियस या फिर इम्पोर्टेड, वो भी सप्लाई करेगी। मशीन चलाने नहीं आता, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस भी देगी। आपका बनाया हुआ सामान बाहर भिजवाना है, एक्सपोर्ट करने में हेल्प करेगी। और इसके अलावा अगर आपको सेल्फ डेवलप होना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है, खुद से अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो सॉफ्टवेयर भी डेवलप करना आपको सिखाएगी। DIC बहुत ज्यादा एलेबोरेट वर्क नहीं कर रही होती है। DIC बस आपको वो सारी स्कीम्स के बारे में अपडेट देती है जो सरकार आपके लिए चलाता है। तो क्या स्मॉल बिजनेस के लिए कोई स्कीम्स आई है, कोई नया प्रोजेक्ट है, क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या बिजनेस आइडियाज है, वो बस आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है। तो ये तो था हमारा इंस्टीट्यूशनल। इसके अलावा वो इंसेंटिव्स वाला क्राइटेरिया, इंसेंटिव में सरकार ने क्या क्या किया है। अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, अगर आप किसी गाँव में लोकेटेड है, तो आपका वाटर बिल नहीं आएगा। जो पानी आपको चाहिए, अब पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं होता है, प्रोडक्शन के लिए भी कई बार पानी का यूज होता है, तो उस पर कोई भी बिल नहीं आएगा। GST आपको पे नहीं करना पड़ेगा एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड तक। अगर आपको जमीन चाहिए तो सरकार आपको रेंट पर सरकारी जमीन अवेलेबल करवा दी है, जिसपे काफी कम चार्जेस लेती है, कई बार वो माफ भी कर देती है। और इसके अलावा पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी जो आप यूज कर रहे हो, उस पर जो बिल आना चाहिए उस पर भी वो आपको सब्सिडी देती है, मतलब कम बिल आएगा। तो इसको भी आप याद रख सकते थे, किससे, वाटर LPG, वाटर LPG,
वाटर मतलब वाटर बिल, एल से आपका हो जाएगा लैंड, ई से आपका हो जाएगा पावर और जी से आपका हो जाएगा जीएसटी। लैंड पावर जीएसटी। लैंड प्रोवाइड करेगी बहुत ही कम रेंट पे, पावर का जो बिल आएगा वो काफी कम आएगा, जीएसटी आपको नहीं पे करनी रहेगी कुछ टाइम पीरियड के लिए, और वाटर बिल भी आपका कम लगेगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा लास्ट जो इसमें है एनएसआईसी हमने पढ़ा था, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, एक बार दिखा देते हैं ये वाला, जो एडवाइस देता है, मशीन्स वगैरह, रॉ मटेरियल्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल करवाता है। इसके ट्विन ऑब्जेक्टिव है, एक तो वो स्मॉल बिजनेस की क्रेडिट रेटिंग को इम्प्रूव करे, मतलब कि अगर कोई भी स्मॉल बिजनेस कहीं से पैसा उधार पे ले रहा है तो उसे टाइम टू टाइम सारी ईएमआई, सारा जो भी इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ वो टाइम टू टाइम चुकाता आए, ये इंश्योर करता है। और फिर आता है वो उसको इम्पोर्टेंस बताता है फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड। वो चाहता है कि सारे स्मॉल बिजनेस अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड पर पूरा नजर रखें कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। तो ये सारी फाइनेंशियल डिसिप्लिन उनके अंदर क्रिएट करने में वो हेल्प करता है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।